संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के ये बिगड़े बोल उनके लिए कितनी मुसीबत बनेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन पन्ना में दिए उनके इस विवादित बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में जरूर ला दिया। बीजेपी ने राजा पटेरिया के बयान को लपकते हुए कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी पटेरिया के बयान को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह ने बयान पर आपत्ति जताई है तो बीजेपी के कई बड़े नेता राजा पटेरिया और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। केवल आलोचना नहीं, इसके बारे में मैं कड़ाई के साथ इस पर एक्शन हो और जो लोग सम्मिलित हैं इसकी जांच हो और इनके ऊपर एनएसए लग करके, मैं तो माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी अनुरोध करूंगा, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री जी ने आज एक्शन किया है, केंद्र की एजेंसियों को भी इस प्रकार के लोग कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं इसके बारे में गंभीरता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले भी राजा पटेरिया आदिवासियों को न्याय नहीं मिलने पर मजबूरी में हथियार उठाने वाले बयान पर फंस चुके हैं। हालांकि उनके ताजा बयान पर एफआईआर के निर्देश हो गए हैं। इधर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने पटेरिया के बयान से किनारा करने में देरी नहीं की। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कमलनाथ ने मामले में संगठन से रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। पहली बात तो उनका बयान मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात, जो बात उनके बयान से संबंधित उद्धृत की जा रही है, यदि वो सही है तो वो बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हालांकि राजा पटेरिया ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी, लेकिन उनकी सफाई आते आते प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी थी। वीडियो के शब्दों का जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जो आशय लिया गया, वो गलत है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं गोडसेवादी विचारधारा के खिलाफ, गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में, गोडसे की विचारधारा की पक्षधर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सदैव संघर्षरत रहा। 2023 से पहले ही बीजेपी एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने का मामला हो या फिर दमोह में जयंत मलैया जैसे दिग्गज नेताओं को साधना, बीजेपी अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। साथ ही बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने तो दो टूक कह भी दिया है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे वो निपटेंगे। वहीं कांग्रेस अपनी गलती से सबक लेती नहीं दिख रही। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी 2023 में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बेपटरी पटेरिया। एक कोट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कोट है। हालांकि हम सभी जीवन में चूक करते हैं, और कोट ये है कि अपने विचारों के प्रति सतर्क रहिए, क्योंकि वो किसी भी क्षण शब्द बन सकते हैं। यहाँ जो कुछ उमड़ता घुमड़ता है वो जब यहाँ आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ जिस तरह से बात आ जाती है कि नेत्रहीन का पुत्र भी नेत्रहीन है, और उसी क्षण दुर्योधन कुरुक्षेत्र की कल्पना में जुट जाते हैं। पटेरिया साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही लूज टॉक होती है। यही जुबान का फिसलने से ज़्यादा ताली पिटवाने की परंपरा जो इस देश में है। सामने बैठे लोग ताली बजा देते हैं और आदमी मुग्ध हो जाता है, सीना चौड़ा कर लेता है कि मेरे भाषण, मेरी वक्तृत्व कला से सामने बैठा जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया।
पटेरिया जी भले ही जो भी सफाई दें, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में जिसको कहने से भी हिचकता है मन, उस शब्द का प्रयोग करके बाद में उन्होंने भले ही जो कुछ कहा हो कि वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, लेकिन तुलना, उपमा, संज्ञा क्या इस तरह दी जाती है कि आप किसी के बारे में इस तरह से कहें कि उनकी राजनीतिक तौर पर आप सफाया कर दीजिए, उनको तो इस तरह से कर दीजिए। ये विषय जुबान चूकने से अधिक कहीं ना कहीं एक आत्ममुग्ध भाव जो होता है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दलों में बढ़ता विद्वेष का भाव है, उसके प्रति भी ये इशारा करता है। और यही वजह है कि देश के कई महत्वपूर्ण महापुरुष जो हैं, जो जन आस्था का केंद्र हैं, उनके प्रति एक अलग ही भाषा का प्रयोग हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है, जो बहुत चिंता भी पैदा करता है, समाज में विद्वेष और घृणा के वातावरण की तरफ भी जाता है। लेकिन यहाँ राजनीति की अगर हम बात करें तो जैसे ही ये मसला सामने आया, कांग्रेस एक बार फिर घिरी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोलना निश्चित तौर पर वो बीजेपी को जहाँ एकजुट करता है, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर तो वो गलत है ही, लेकिन बीजेपी उसे जिस तरह से एक बड़े मुद्दे में बदलती है, तो निश्चित तौर पर ये विषय अब चुनाव का भी विषय हो गया है। और निश्चित तौर पर ये आगामी 1 वर्ष तक जब मध्य प्रदेश में चुनाव है, पटेरिया जी का ये कोट कहीं ना कहीं फिजाओं में गूंजेगा और कांग्रेस की मुश्किलें, पेचीदगियां बढ़ाएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिन पर कोशिश करेंगे कि इस बातचीत को हम केंद्रित रखें। देख लीजिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस अपनी गलती से सबक कब लेगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस नेताओं की भूल पार्टी पर भारी पड़ेगी? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने बीजेपी को फिर उसे घेरने का मौका दे दिया है? बीजेपी के 3 दृश्य आपकी स्मृति पर फिर कौंधा लीजिए। पहला, जयंत मलैया जी के अमृत महोत्सव समारोह में कैलाश विजयवर्गीय जी का क्षमा मांगना। ये बताता है कि बीजेपी मिशन एकजुटता की तरफ बढ़ चुकी है। जो कड़वाहट है, बुंदेलखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वहाँ जिस तरह से ये विषय उनके अमृत महोत्सव के समय उठाया गया, ये निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उनकी समझदारी की तरफ संकेत करता है। वहीं ये भी बताता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। उमाकांत शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं, आप अगर वो वीडियो सुनेंगे, पैसे मांगेगा जो, इस तरह से करके उनका कहना है कि जो भी मांगे उसका स्वागत आप करिए जूतों से। यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तीखा हमला, और ये भी निशाना ब्यूरोक्रेसी की तरफ। और मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले ही हैं। और तीसरा मसला ये बीजेपी को घर बैठे मिल गया, जिसमें एक बड़ी चूक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने की, जो राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, अपनी आश्वस्त कर देने वाली मुस्कुराहट के साथ कि मौसम कांग्रेस के लिए जितना भी खराब हो, लेकिन मुस्कुराहट मत छोड़िए, मुस्कुराइए, गरिमा से, आत्मविश्वास से, संयम से उत्तर दीजिए। इसके प्रतीक हैं आप शर्मा जी, आपको प्रणाम है। और हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और पॉलिटिकल एडिटर, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, फिर एक बड़ी गलती, बड़ी चूक, हर दृष्टि से जनभावनाएं भी आहत होती हैं। मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है, मीडिया का एक सेगमेंट लगातार ये बात कह रहा है कि वो न सिर्फ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा चेहरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी जिस तरह से उनकी छवि है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में अब वो हर विधानसभा चुनाव में सिर्फ गुजरात ही की बात नहीं है, वो एक बड़ा चेहरा होते हैं। और लोग उनको जिस आइकॉन के तौर पर इस समय देख रहे हैं, उन पर बोलना बूमरैंग करता है कांग्रेस के लिए हमेशा। लेकिन कांग्रेस, चाहे मणिशंकर अय्यर से मधुसूदन मिस्त्री, अब उस फहरिस्त में राजा पटेरिया भी शामिल है। देखिए, कहावत है कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन यहाँ तो हमें लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, मैं एक पार्टी पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी एक अलग ढंग से काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियाँ बार बार करते हैं और उसका कहीं सामना, उसकी मुश्किल में कोई पड़ती है ना, वो पार्टी पड़ती है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे थे, मौत का सौदागर हो या फिर एक चाय बेचने वाला, इस तरह के बयानों ने मोदी को खूब मौका दिया और खूब आगे बढ़ाया।
और जब जब ऐसी बात आती है तो वो खुद भी मंच पर आते हैं। हमने कई चुनावों में देखा, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में जब 23 और 24 का चुनाव हो रहे होंगे तो वो उसी बात का जिक्र कर रहे होंगे जिसको हम अपने लफ्ज़ों से ना कह रहे हैं, जैसा पटेरिया जी ने कहा। और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से निशाना बनाई है कांग्रेस को, कांग्रेस के तमाम ऐसे बयानों को याद दिलाया, बार बार याद दिलाया। एनएसी की कार्रवाई की बात हो रही। दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब आप जब बोल रहे हैं तो चुनाव में लंबा वक्त नहीं है, 23 और 24 आपके सामने है और ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने किनारा करके भी ये बता दिया है कि हम ऐसे बयानों से बचना चाहेंगे जब जब आप मोदी पर उंगली उठाएंगे, प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि वो एक अलग पद है। और खासकर मोदी जी को लेकर जब आप बात कहते हैं तो फिर वो 75%, अभी एक कहा जा रहा है कि अभी हाल में एक सर्वे भी हुआ है तो उस सर्वे में भी ये बताया गया कि सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो मोदी है। तो ऐसे चेहरे पर जिस पर जनता पसंद कर रही हो, जनता कह रही हो, हालांकि ये रिजल्ट दिखाई देगा चुनाव में 23 में मध्य प्रदेश में क्या है, पर निश्चित रूप से संभलने की ज़रूरत होगी। ये अभी शुरुआती दौर है, और कितने बयान आएंगे, क्या इससे कांग्रेस सबक लेगी, ये ज़रूर समझना चाहिए निश्चित तौर पर। और कांग्रेस की जो परंपरा है वहाँ जुबान फिसलती नहीं है। वो जिस तरह बोलने का एक अभ्यास कांग्रेस में नेताओं का है, ये दरअसल उसका अंतर है कि वहाँ खुलकर बोलने की परंपरा इस तरह से है जो कई बार बड़े विस्फोट और कई बार कुछ ऐसे बोलने की तरफ ले जाती है जो आत्मघाती होता है, पार्टी को ही गहरा नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, मैं 2-3 बातें बस कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो आज मुझे प्रताप भानु जी माननीय बैठे हैं हमारे जो उस पीढ़ी के हैं, 2 नेताओं का आज मुझे स्मरण आ रहा है। एक की अभिव्यक्ति है और एक की मौन अभिव्यक्ति है शरद जी। एक हैं माननीय पंडित सत्यव्रत चतुर्वेदी जी साहब। मैंने उनको बहुत सुना है, जितने चाव से मैं अरुण जेटली जी को सुनता आया और आपने मुझे टेलीविज़न पर अवसर दिया, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ शरद जी, वैसे ही मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को मध्य प्रदेश की धरती से हमेशा कांग्रेस की ओर से सुनता आया। कभी भी उनके शब्दकोश में मैंने किसी भी अभिव्यक्ति के लिए दरिद्रता का भाव नहीं देखा। कठिन से कठिन, कठोर से कठोर आलोचना प्रताप भानु जी भी मानेंगे, वो उनके साथ काम किए हैं। और इसी प्रकार मैंने आज सुरेश पचौरी जी को भी सुना और उन्होंने बिना किसी शर्त के कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो खुद देश के रक्षा मंत्री रहे हैं कि भाई यदि ऐसा कहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उन्होंने जो बात कही स्पष्ट कही, को उन्होंने मतलब व्याख्या करना या कोई लाग लपेट नहीं लगाई। सर ये बड़प्पन है और उसका कारण ये है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम तो बोलेंगे ही, लेकिन सर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ही इज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे किसी भी रूप के प्रचार में हो, तो सर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से सोचिए भारत का धागा कैसा जुड़ा होता है भावनाओं का, सर हमारा गौरव का, हमारा मतलब पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं और कैसे अभिव्यक्त करूं। मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं शरद जी, शिवराज सिंह चौहान जी का ही देता हूं जो पहले भी दिया जा चुका है, कि जब वो अमेरिका गए और तब एक विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन ने उनके बारे में एक अंडर अचीवर दिखा था, कवर पेज लगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। एट दैट मोमेंट ही वाज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जी, जब शिवराज जी टूर पर थे। हाँ। और जब उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ना मेरे शब्दकोश में कोई कमी है अपने प्रधानमंत्री की, अपने विपक्ष के नेता की आलोचना करने के लिए कोई कमी नहीं है, ना ही मेरे संविधान में इतनी नैरोनेस है, संकुचन है कि वो मुझे अनुमति नहीं देता कहने की, लेकिन जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता हूँ, मुझे आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है उन पर बात करने के लिए। तो सर मर्यादाएं होती हैं और आज भी सर ये घटना सर ऐतिहासिक है, मतलब लोग आएंगे जाएंगे शरद जी, लेकिन हम हमेशा इसको याद रखेंगे। मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी लगभग घटना होने आ गई होगी ये। तो सर ये जज्बा सर नेताओं का होता था। अटल जी का हमने सुना, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के बारे में, सर जब उन्होंने युद्ध में परास्त किया तो भारत ने परास्त किया, दुर्गा कहा उन्होंने, कहा बिल्कुल कहा, डंके की चोट पर कहा, पर किसको कहा? द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहा उन्होंने कि भारत को, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत की फौजों पर और भारत की कार्रवाई पर गर्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ नेताओं ने बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, और खास तौर से फिर रिपीट कर रहा हूं सर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग हैं कम से कम वहां सावधानी बरतना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं ध्यान खींचूंगा आप सबका फिर से। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी ध्यान खींचा,
मैं उसी पर ध्यान खींचूंगा। बड़ी शास्त्रीय टिप्पणी है पचौरी जी की। आप अगर उस टिप्पणी को सुनेंगे, पहला उनका वाक्य आप देखेंगे, सीखना चाहिए नई पीढ़ी के नेताओं को। उन्होंने कहा मेरी जानकारी में ये बयान नहीं है। दिस इज द क्लासिकल कोट। अगर आप किसी भी विवादित टिप्पणी पर आप सीधे कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर शब्द जोड़ा उन्होंने कि पटेरिया जी ने वही कहा है जो उद्धृत किया जा रहा है, कोट किया जा रहा है, तो मैं उसकी निंदा, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि इन सारी चीजों से मैं परिचित नहीं हूं कि उन्होंने बिल्कुल वैसा कहा है जैसा चैनल या मीडिया दिखा रहा है। लेकिन अगर उन्होंने वैसा कहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए ये कितना क्लासिकल तरीका है, ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है सर। जी, कि आप उन राजनेताओं को देखेंगे। आज आप टीवी का 4 कैमरे आ गए, माफ कीजिएगा सर ज्यादा बोल जाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये जैकेट वाले जो है ना उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, इसलिए नहीं बोलूंगा सर। लेकिन कैमरे आए, मीडिया खड़ा हो, लहलहाती फसल की तरह माइक आईडी सामने हो, लेकिन विवेक संयमशीलता हम सब की है सर। अब तो सर हर एक के हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल, अब तो हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में काम, संयम रखना चाहिए। मोबाइल हर हाथ में मोबाइल है। प्रताप भानु जी, मैं बहुत इसमें अपेक्षा करता हूं कि आप इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस के पास जो बचता है वो दुखी बचता है कि उनके एक नेता की ये टिप्पणी है, और दूसरा बीजेपी के लिए एक एडवांटेजेस, माफ कीजिएगा राजनीति इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कहते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये दोनों ही पहलू इस घटनाक्रम से जुड़े हैं। जी आपकी टिप्पणी। शरद जी, एक तो ये साफ है कि ये पार्टी की तरफ से दिया हुआ वक्तव्य नहीं है, और मैंने ये पूरा स्टेटमेंट राजा पटेरिया जी का सुना है, और जो हत्या शब्द का जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उपयोग किया है और उस पूरे बयान को पूरा सुना जाए तो ये लगता है कि उन्होंने हत्या करने शब्द का उपयोग हत्या के इरादे शब्द से नहीं कहा है, जो उन्होंने अपने सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया, आई मीन टू से हटाया जाए। परंतु इस शब्द का प्रयोग से बचा जा सकता था। राजनीति में इस तरह के शब्दों का उपयोग सम्मानीय पद के लिए नहीं करना चाहिए, ये मैं खुद भी दृढ़ता पूर्वक कहता हूं। जैसा पचौरी जी ने कहा, जैसा हमारे हितेश वाजपेयी जी ने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, सर्वोच्च पद है भारतवर्ष का, और हमें अपने ऐसे नेताओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। पर जो राजा पटेरिया जी ने स्पष्टीकरण भी दे दिया कि किस परिप्रेक्ष्य में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासियों गरीबों के परिप्रेक्ष्य में लगातार वो बोलते चले आ रहे थे। मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना है उनका, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं है, परंतु यदि उसमें कट करके सिर्फ उसी स्टेटमेंट को घुमाया जाए कि उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, उनका इरादा ये था, तो इस पे भी हमें सोचना होगा। इस व्हाट्सएप के युग में, इस इंटरनेट के युग में, इस आपके मोबाइल के युग में इस तरह से सोशल मीडिया में प्रचारित करना, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। हमें उनके स्पष्टीकरण को भी देखना चाहिए। हत्या के पर्यायवाची बता दीजिए आपको ही हिंदी शब्दकोश में, मैं अभी स्वीकार करता हूं। हत्या जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उपयोग किया था, पर्यायवाची हत्या का जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उपयोग किया था उसका पूरा सुन लीजिए, आप पर्यायवाची परिभाषित शब्द है हत्या शब्दकोश में, इसका पर्यायवाची भी बता देंगे, मैं मान लूंगा। नहीं, हितेश वाजपेयी जी, पर्यायवाची बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। एक तो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा और उसका पूरा स्टेटमेंट क्या है, मतलब हम लोग भी कह सकते हैं। तो बताइए सर, मेरा ये कहना है इसमें, आप दोनों विद्वान और हिंदी और अंग्रेजी के जानकार दोनों पैनलिस्ट मेरे सामने हैं। कभी भी प्रताप भानु जी, उन्होंने स्वयं कहा कि गांधीवादी पार्टी के प्रताप भानु जी, क्या भाषा का दारिद्र्य नहीं है ये? इतनी सारी उपमाएं हैं, अटल जी के भाषण की तरफ चलें, नेहरू जी के भाषण की तरफ चलें, इंदिरा जी की तरफ चलें, मोदी जी की भी तरफ चलें। क्या भाषा का ये दारिद्र्य नहीं है कि हम किसी स्त्री को, अगर हम, मतलब ये तो सोचकर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों की तरफ, मैं विनम्रता से कहूंगा, क्या किसी के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करेंगे कि इनको कष्ट पहुंचाने के लिए या इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें इनकी हत्या करनी है? अर्थात हमें इनके प्रभाव को समाप्त करना है। पहले हम कहेंगे हत्या करनी है, फिर हम कहेंगे ये किस तरह की ये भाषा या अंदर की भीतर की घृणा, कहीं तो आप इस पर, तो मुझे लगता है आपको मुखर होना चाहिए। आप अगर चुप होंगे सर
तो सभा मौन रहेगी। मुखर क्यों नहीं? मैंने साफ तो कह दिया कि इस तरह के शब्दों का कोई उपयोग या कोई स्थान नहीं है, होना चाहिए राजनीति में। परंतु हमें ये भी देखना चाहिए, इसका राजनीतिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई कानूनी कानूनी कार्रवाई आपने कर ली, एफआईआर दर्ज कर ली, अब विवेचना होगी, सामने तथ्य आ जाएंगे। जो प्रताप भानु जी का कहना है डॉक्टर वाजपेयी, तोड़ मरोड़ा गया है, उसकी तरफ मैं आता हूं। जो उनका आशय है कि अब एक राजनेता से त्रुटि हो गई, गलती हो गई और भयंकर गलती हो गई, ये भी हम सब सहमत हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है, वो कोई षड्यंत्र करने के लिए तत्पर नहीं बैठे हैं कि किसी आतंकवादी आउटफिट से उनका संबंध है और वो एक कॉन्स्पिरेसी रचने में बैठे हुए थे। क्या ऐसी घटना नहीं तो क्या जो आप कार्रवाई करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उसमें कुछ क्षमा, दया, सहिष्णुता का तत्व हो सकता है? बहुत अच्छी बात करी शरद जी आपने। विद्वानों के बीच में एक और शब्द है सर, रिमोर्स, पश्चाताप। सर जब पश्चाताप होता है ना, जैसे मुझसे ही कुछ निकल गया डिबेट में, सर तुरंत क्षमा मांग लो बिना शर्त, निकल जाता है। मनुष्य है सर, कभी कभी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, उसमें तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है, मैं मानता हूं बिल्कुल इस बात को। सर बिना शर्त मांग लो ना, परंतु, किंतु, व्याख्या सर मत करो। ये देखो साहब, क्या इससे डिवीजन ऑफ ओपिनियन होता है, सब आपके पक्ष में नहीं आएंगे, ये तय है। मतलब मैं प्रताप जी आपको बहुत सीनियर आदमी, आप समझते हैं, ऐसी गलतियों बिना शब्द माफी मांग लो। और मैं आपको चलिए इसका भी उदाहरण देता हूं। आपको ध्यान होगा कि माननीय गडकरी जी से कुछ ऐसा मुहावरा निकल गया था। सर मुझे हमेशा ध्यान रखता है शरद जी, आप चंडीगढ़ की बात है, और वो मुहावरा मराठी में कॉमन होगा, लेकिन उसमें एक जीव के माध्यम से कुछ अभिव्यक्ति हो गई थी। अगले एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे अध्यक्ष के रूप में शरद जी, उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। ये भी आपको ध्यान होगा। मतलब गडकरी जी से आप बहुत अच्छे से मिले हुए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे, चंडीगढ़ का वाकया है, मुझे आज भी याद है। और मैं चूंकि मीडिया इंचार्ज था तो मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो वहाँ हुआ 1 घंटे वो टीवी पर चला। तत्काल जैसे ही वो दिल्ली आए या कहीं पहुंचे थे, उन्होंने तत्काल माफी मांगी कि ये मेरी मराठी की वजह से दिक्कत हुई है और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सहमत है आपकी। तो ये सर जो होता है ना, किंतु अंतु परंतु छोड़ के ये उलझा देता है, ये उलझा देता है, एक लाइन बिल्कुल ठीक। पश्चाताप, रिमोर्स, किंतु परंतु नहीं लगा के सीधे साफ कह देना चाहिए मेरे से चूक हुई या मेरे से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रताप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहमत हूँ इस बात से। बिल्कुल ठीक बात है कि मेरी मुझसे बहुत त्रुटि हुई है जी जी, ये बात खत्म हो जाती। जैसे अभी ताजा उदाहरण है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिवाजी को लेकर उनकी एक टिप्पणी जो महाराष्ट्र में विवादित हुई कि वो बीते जमाने के आइकॉन थे और अभी के आइकॉन गडकरी जी और ये नेता हैं, उस पर विवाद हुआ तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी और कहा कि इस्तीफा भी लिख दिया। हाँ, कि आप मार्गदर्शन करें, पद छोड़ देना है तो मैं छोड़ दूंगा और मुझसे गलती हुई, मेरा कोई आशय नहीं है, इस तरह की कोई भावना नहीं थी। आप अपना क्लोज हो जाता है। जी हाँ मनोज जी, ये बड़ा प्रश्न है कि आपसे गलती तो हो गई। पटेरिया जी, उनका चेहरा भी बता रहा है कि गहरे इस समय, क्योंकि जाहिर है सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस से ही इस समय एग्रेशन होगा कि गुजरात चुनाव से आपने सबक लिया नहीं। मतलब ये तो जो बोला आपने वो तो गलत बोला ही बोला, उसकी वजह से आज आप बैठे बिठाए आप भी कानूनी पेचीदगियों में उलझते दिख रहे हैं। लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किल बढ़ा दी। अब इसका पूरे देश में बीजेपी के लिए एक बड़ा इशू है कि बड़े नेता भी बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में तो इस तरह की चर्चा हो रही है। और अभी हाल ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, खरामा 4 दिन हुए हैं कि जब राहुल जी की यात्रा निकली है, उस पर भी आपने पानी फेरने की कोशिश कर दी। तो ये कांग्रेस के लिए क्यों सबक नहीं बन पाता है? ये कांग्रेस के नेता आखिर, माफ़ कीजिएगा मैं मोदी फोबिया जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मोदी जी से इतना क्यों वो है? बीजेपी ने लंबा समय अपोजिशन में बिताया है, आपके स्टालवर्ड्स लीडर्स को देखा है, चाहे वो इंदिरा जी हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे वो पूर्ववर्ती जनसंघ हो, उसने झेली हैं तमाम चीज़ें। आप धैर्यपूर्वक अपने को बेहतर करिए, आगे बढ़िए। देखिए, निश्चित रूप से वो यदि 2 से आज 350 तक पहुंच रहे हैं या 400 तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा। ये वक्त है, सबका एक जैसा वक्त नहीं होता। 60-70 साल तक आप भी देश में रहे हैं, आपने भी राज किया है, और ऐसे तमाम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इंदिरा जी का नाम आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा था। तो नाम जब अच्छा काम करते हैं तो वो भी नाम आता है, पर निश्चित रूप से ये संभलने की ज़रूरत है। ऐसे दौर में जैसा
वाजपेयी साहब भी कह रहे थे कि हर हाथ में मोबाइल है, आप कहाँ क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, समय की बड़ी नज़ाकत है, सामने आपके चुनाव दिखाई दे रहे हैं 23-24 की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो बहुत समझने और संभलने की ज़रूरत है। और फिर सामने आपकी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो एक लफ्ज़ को पकड़कर पूरे चुनाव की दिशा बदल देती है। ये हमने गुजरात में देखा है, ये हमने दिल्ली में देखा या बाकी अन्य चुनावों में देखा। तो हमें लगता है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे कई बार ऐसे बोल वचन सुनाई देंगे, पर बोल वचन खुद के लिए तो मुश्किल में डालते ही हैं, पार्टी के लिए भी मुश्किल में डालेंगे। तो हमें लगता है ये सबक होगा पूरी कांग्रेस के लिए। पहले नहीं लिया तो कम से कम अब ले लेना चाहिए, वरना प्रताप भानु शर्मा जैसे लोग या पचौरी साहब जैसे लोग बैठे रहेंगे और ये कहते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कही है कि प्रायश्चित की गंगा में, ये सनातन परंपरा भी कहती है कि अगर आपसे कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है और अगर आपको लगता है कि आप किससे क्या कहें, तो अपने मन के भीतर जाकर वो जो अनुभव आप कर रहे हैं उसी को प्रकट भी कर दीजिए कि मैं मुझसे गलती हुई। और ये आप पुराने संदर्भ ले लीजिए, वर्तमान संदर्भ ले लीजिए, बड़े नेताओं के मन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे सदन का फ्लोर हो, लोकसभा राज्यसभा हो या विधानसभाएं हो, बड़े नेताओं ने फ्लोर पर माफ़ी मांगी है अगर उनसे कोई त्रुटि हुई है, और वो भी बेशर्त, बिना शर्त मुझसे बड़ी त्रुटि हुई है। मोदी जी भी क्षमा करें, बीजेपी भी क्षमा करें, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, हम उनके प्रति ये भाव रखते हैं। आज ये बात होती तो ये विषय वहाँ नहीं जाता जहाँ चला गया है। हालांकि बीजेपी से भी अपेक्षा है कि वो बड़े मन से इसे देखेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक नेता का विषय है। उनसे अगर त्रुटि हुई है तो उन्हें संभलने का मौका भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कुछ डॉक्टर वाजपेयी भी सहमत हैं कि वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका कोई सदिग्ध इतिहास है। जी, बहुत जिद्दी हैं वो। मतलब मेरे को तो बहुत खुशी होगी, मैं तो अपन निजी रूप से खूब बैठते रहे, प्रधान जी भी जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर उसको तिल का पहाड़ मत बनाइए। नहीं बनाएंगे सर, आज से खत्म। आप अभी बयान जारी कर दीजिए, छुट्टी मैटर। आपकी बात से सहमत है प्रताप भानु जी, तिल का ताड़ नहीं बनना चाहिए। और बड़ा मन यही है कि जी हाँ क्षमा बड़न को चाहिए और विपक्ष को छोटा मोटा उत्पात। जी जी, हम कानूनी सर एक लाइन का बयान जारी करा दीजिए आप। कराएंगे प्रताप भानु जी, बिल्कुल कराएंगे। बंसल न्यूज को सुनकर एक लाइन का बयान जारी कर दे, अभी मैटर क्लोज। जी चलिए, पटेल साहब आप भी देख रहे हो तो करबद्ध आपसे भी इस सदन की अपेक्षा है कि आप बेशर्त एक। जी हाँ, बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आरक्षण पर रण। नमस्कार।